कि यहाँ पर कि हमें टेली ग्रुप ढूंढ रहे थे कि कितने ग्रुप इसके अंदर हैं। तो ग्रुप देखने के लिए सुनिए क्या करेंगे आप। ग्रुप ढूंढने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में जाने के बाद अच्छा आप पहले लगा लो, पहले अंदाज आप ही लगाओ भाई। कहाँ से टेली ग्रुप देख सकते हैं? 28 ग्रुप, 28 ग्रुप इसके अंदर दिखे। ऐसा कहाँ से देख सकते हैं? ऑनलाइन में भी कहें तो कोई बताइए, क्या लगता है कहाँ से देखना है? डेबुक में, डेबुक में तो एंट्री ही नहीं है, तो कहाँ देखें? अकाउंट बुक, अकाउंट बुक्स में। चलिए डिस्प्ले के अकाउंट बुक्स में आप घुसा रहे मेरे को, जी घुसा दिया मैंने। आप बोले लेजर में, ग्रुप समरी में, ग्रुप समरी में गया, ग्रुप समरी, ग्रुप समरी में आ गया मैं, ग्रुप समरी में तो वहीं आ गया। ट्रायल बैलेंस में चलिए, ट्रायल बैलेंस यहाँ दिखता है हमको, देखिए नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है पहले तो नहीं मिलेगा। बताते हैं, इसके अंदर एक स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में होता है स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी बोलते हैं। जैसे कैसे आपने पढ़ा होगा कभी मैथमेटिक्स में, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स यानी हिसाब किताब। जब इसके अंदर जाएंगे तो जितने एंट्री कर रखा, कॉन्ट्रा में कितने कर रखा, वाउचर बने हैं, यह सब दिखेगा। यहाँ पर दिखेगा ग्रुप 28। यहाँ देखेंगे लेजर 2 बने हुए हैं, स्टॉक ग्रुप नथिंग, स्टॉक आइटम 0, वाउचर टाइप 24 जो हम बनाते हैं ना वो सेल वाउचर टाइप है, यूनिट में 0, करेंसी 1 बने हुए, और अब कोई एंट्री नहीं है इसलिए 0 दिख रहा है। जैसे लेजर बन गया, ग्रुप बन गया, कुछ भी बन गया तो आपके यहाँ पर मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं लेजर 2 है, ग्रुप 28 है। कहाँ देखा मैंने? डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स होता है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। मान लीजिए मैं एक लेजर बनाता हूँ, एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, एक लेजर बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने बनाता है स्टाफ वेलफेयर, और इसके लिए मैं ऑल्ट सी करके नया बनाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। मैंने ऐसा ग्रुप बना दिया, बनाकर मैं निकल गया। अब क्या हो जाएगा वहां पर डिस्प्ले में? स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या दिखेगा आपको? कितने बढ़ जाएंगे? लेजर 2 के बजाय 3 हो जाएगा, और ग्रुप 28 हो जाए 29 हो जाएंगे। देखिए हो गया। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ आता रहता है, और एक एंट्री बन गई होगी, एक एंट्री ना से एंट्री किया नहीं होता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी तक प्रेजेंट कंडीशन आपको क्या है। एक ईआरपी में, सॉरी प्राइम के अंदर एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी इस चीज को उसने शायद डाला है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। बट इसके अंदर नंबर ऑफ चीजें नहीं दिखी, यहाँ पर सिर्फ लेजर ग्रुप को दिख जाएगा। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं यहाँ भी दिख रहा है, देखिए नीचे 29 ग्रुप और 3 लेजर्स यहाँ दिख रहा है। बट यहाँ मत देखिए, आपका टोटल ओवरऑल हिसाब किताब एक ही जगह दिखाएगा, तो फालतू में ज्यादा मूव करने क्या फायदा। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, ये हुआ ग्रुप। ठीक, इसके अंदर जाइए, ये सारे ग्रुप जो देख रहे हैं, मतलब आपको टोटल 29 हो गया। बट ठीक है, 29 तो हमने मर्जी से बनाया ना, टोटल है तो 28। जो बाय डिफॉल्ट 28 है, इसका मतलब है कि जो 28 ग्रुप है उसका कनेक्शन सिर्फ 2 ही जगह से होता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या तो बैलेंस शीट से। क्योंकि तीसरी चीजें हमारी जिंदगी में है ही नहीं, या तो पीएल अकाउंट और या तो बैलेंस शीट। इनके अलावा कोई जिंदगी में, तीसरी जिंदगी में अकाउंटिंग है ही नहीं हमारे पास। तो ये दोनों को खिचड़ी पका करके, यानी दोनों को मिक्स करके टैली में ये 28 ग्रुप बनाए गए हैं बस। यानी कोई भी हम एंट्री करते हैं ग्रुप के अंदर रखते हैं, वो ग्रुप या तो पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अगर मैं इसकी पकड़ कर लें, 28 पॉइंट को पकड़ कर लें, अच्छे तरीके से पकड़ कर लें, तो सोचिए आप इंडिया के या दुनिया के, बताते हैं दुनिया के किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग संभाल सकते हैं, क्योंकि सबका पूरी दुनिया में यही पीएल और बैलेंस शीट होता है। आज एक टैली जो चला रहे हैं, क्या अगर मुकेश अंबानी अपने कंपनी के अंदर चलाना चाहे तो क्या उसके नया टैली आ जाएगा? क्या सेम रहेगा? क्या दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में कोई कंपनी चल रही है तो क्या अलग? बिल्कुल यही रहेगा, क्योंकि पता है कि जब इसके अंदर आप कंपनी बनाते होंगे तो इसके अंदर वो देश बदलने के लिए भी आता है, कंट्री बदलने के लिए, है ना। तो एक पूछा था मैंने कि इसमें कितने कितने देश है? कहता सर देश तो हमारा एक ही है, भारत देश, बाकी तो सब विदेश है। मुझे क्या बात हो गया, मैंने हद हो गई। कहता देश तो हमारा एक ही है, भारत देश है, बाकी तो मेरा विदेश है। क्या बताऊं, क्या जवाब है? तो अलग चीज है। तो आप समझ लीजिए, यानी आप समझिए इस बात को, जो मोटिवेट कर रहा हूँ इस बात को, कि इस 28 पॉइंट में कितनी बड़ी जान, पूरी दुनिया का अकाउंट शामिल है। तो मेरी कोशिश इस क्लासेस में यही है, अगले टॉपिक की तरफ, कि इनके 28 चीजों को मैं पकड़ में आपको डालूं,
और मैंने अभी बोला कि 28 चीजें जो ग्रुप है, ग्रुप कहीं ना कहीं कुछ पीएल का भी है, कुछ बैलेंस शीट का, ये दो को मिक्स करके बनाएगी। तो मैं पीएल की तरफ आता हूँ पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर 6 ग्रुप हैं जो पीएल 2 पार्ट से बने होते हैं, एक खर्चे और इनकम के हिसाब से। ये एक्सपेंसेस जो है देख रहे हैं, एक्सपेंसेस में तीन चीजें शामिल होती हैं, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 3 चीजें होती हैं, परचेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनकम में 3 होता है, सेल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 3 और 3 6 ग्रुप हटा दीजिए इसमें से, 28 में 6 गया काम से, क्योंकि 6 बन गया पीएल का, जिसमें 3 खर्चे का और 3 इनकम का आ गया। कहीं ना कहीं होगा, जैसे जैसे परचेज ढूंढिए तो कहीं ना कहीं परचेज हो गया, देखिए एबीसीडी से पता लिखा रहता है, तो पी होगा कहीं, देखिए परचेज आ गया। अब ढूंढिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए कैसे लिखा हुआ, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर देखिए इनडायरेक्ट, आई देखिए कहीं दबा दीजिए, देखिए हो गया काम खत्म। उस तरह से यहाँ देखिए, तो 6 तो हटा लीजिए पहले, बचे कितना, 22। 28 में से 6 जाता है तो 22, हाँ 22 बच जाता है। जोड़ना जरूरी है ना, गलत हुआ ना। हाँ ठीक है, तो आप देखेंगे जरा, इसका मतलब 22 जो ग्रुप हैं वो कहाँ के बच गए, बैलेंस शीट के। और बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं, लायबिलिटी और असेट्स। क्या बाकी 22 ही होंगे, गिनना गिन, नहीं तो आप गिन लेते ना घर पे, ये काम हो जाएगा। तो 22 और 6 28, 28 ग्रुप हो गए। तो पहले हम इस 6 ग्रुप के बारे में बात करेंगे, फिर हम 22 ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और पूरी दुनिया का अकाउंटिंग करने के लिए तैयार है किसी भी तरीके से। और इसको सीखने के बाद आप जो उधर प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें भी आपको मदद मिलेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर मेरे पास जो कॉल आती है कि सर फलाना का एंट्री क्या होता है, तो मेरा दिमाग चलता है इसी मानचित्र पे चलता है। यानी पहले हम समझते हैं कि जो पूछ रहा है कैंडिडेट वो जाएगा कहाँ, पीएल या बैलेंस शीट, और उसमें कहाँ जाएगा, लायबिलिटी या एसेट। मतलब पकड़ना पड़ता है 4 चीजें, और फिर बढ़ाना घटाना चालू कर देते हैं, काम हो जाता है मेरा। तो हम इसी को देखेंगे। पहले हम समझते हैं एक्सपेंस की तरफ। इसको पढ़ाने के लिए एक्सेल में क्या किया मैंने कि टैली ग्रुप एक रखा है मैंने शीट, और उसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी रखी मैंने। देखिए पहले परचेज की अकाउंट का मैंने बताया है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बताया है। एग्जांपल है जो आप सोल्व कर सकते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर समझिए जरा इस स्लाइड पे, कि पहले समझते हैं परचेज। 3 तरीके का बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर होता है, पूरी दुनिया में बात करें तो 3 तरीके के बिजनेस है। एक पहला बिजनेस है ट्रेडिंग, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज। शुरू में बताया था मैंने। ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस जिसमें हम सामान खरीद के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बना के बेचते हैं, सर्विस में जैसे हम पढ़ा रहे हैं सर्विसेज बिजनेस है। और कोई बिजनेस नहीं होता है, 3 प्रकार के बिजनेस है। तो पहले बात समझते हैं कि परचेज जो शब्द है वो ट्रेडिंग में क्या इस्तेमाल होगा। तो सिंपल समझिए कि अगर किसी भी एक्सपेंसेस, कोई भी चीज हम खरीदते हैं बेचने के लिए, वो मेरा खर्चा है। अगर मेरा मोबाइल का बिजनेस है तो मोबाइल जो हमने खरीद रहे हैं वो मेरा परचेज बिल है, यानी परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज में जाएगा। वही चीजें अगर सपोज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो अगर मोबाइल हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे हम बना रहे हैं टेबल, तो लकड़ी जो खरीदेंगे हम वो होगा एक तरह का परचेज। लेकिन सर्विस में हम क्या खरीदते हैं, कुछ नहीं। मैं अपने यहाँ बात करूँ तो कुछ नहीं खरीद रहे, और जनरली लोग कुछ खरीदते भी नहीं है सर्विस देने के लिए। तो परचेज अकाउंट के अंदर आमतौर पर सर्विस बिजनेस में कुछ होता नहीं है, मुश्किल है। होता है क्या, होता ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि फ्रेंचाइजी लेकर के पढ़ाते हैं या फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं। तो जो फ्रेंचाइजी फी पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, उनके लिए वो परचेज है, क्योंकि जब तक वो पे नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस आगे बढ़ता नहीं है। तो वो एक ले सकते हैं, बट हम उसको लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के खत्म कर लेते हैं, हम परचेज नहीं लेते हैं आमतौर पर। तो ट्रेडिंग समझिएगा, सिंपल सी बात समझिए कि जिस चीज को मैंने खरीदा और वो हमें बेचना है, तो वो हमारी परचेज हो गई। जिस चीज को खरीदा और उससे हम चीजें बनाकर बेचेंगे, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में परचेज हो गया। और सर्विस में परचेज होता नहीं, परचेज खत्म हो गया। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ट्रेडिंग बिजनेस में करी कि हमारे बिजनेस एक ट्रेडिंग बिजनेस है जो कंप्यूटर का बिजनेस है, यानी कंप्यूटर खरीदते बेचते हैं। तो सिंपल बात है, कंप्यूटर बाय कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट थोड़ा ना करेंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अगर मैं होता तो मैं देता कि एबीसी ट्रेडिंग कंपनी ने परचेज किया 10 कंप्यूटर, जो गुड्स है, कंप्यूटर खरीदा है 10 कंप्यूटर, तो आंसर क्या आता, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट।
और कैश क्रेडिट, शायद आंसर ये आता नहीं। अच्छा, अगर ध्यान नहीं है तो फिर यही आएगा आंसर। देखिए, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी है, हमने 10 कंप्यूटर खरीदे, जो गुड्स से हमारा स्टॉक है 10,000 रुपए का ईच बाई कैश। बताएं जरा क्या करें? आप परचेज करें, पहले भी करेंगे ना, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे कभी कभी आंसर मेरे पास आ जाता है कि कंप्यूटर डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं जाता वहां पर। हम बचपन से सीखते हैं ना, तो कंप्यूटर डेबिट होगा, आंसर आ जाता है। बट समझिए, कंप्यूटर डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा गुड्स है, तो हमारा परचेज का पार्ट है, इसलिए परचेज डेबिट करेंगे। और बैंक क्रेडिट करेंगे या कैश क्रेडिट करेंगे? भाई 10,000 से ऊपर है अगर पर पीस का, तो सिंपल है बैंक क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए। तो बस ठीक है, यही बताना चाह रहे थे, तो इसमें खास चीज नहीं, पकड़ लेंगे आप लोग, ऐसा नहीं है। वैसे भी संडे क्लासेस पकड़ना तो मजबूरी है, पकड़ना तो पड़ेगा, स्लो थोड़ी चलाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आइए, कच्चा माल खरीदा, तो जैसे बना रहे फर्नीचर खरीदा हमने, लकड़ी, वुड खरीदा, परचेज हो गया। माइका खरीदा, परचेज हो गया, मतलब जिससे बनाई जाती है। सर्विस में परचेज जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया कि कोई अगर फ्रेंचाइजी फी पे कर रहे हैं तो परचेज में ले सकते हैं, बट मैं लेता नहीं हूँ, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में निकालते हैं। बट ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया कि ऐसा कर सकते हैं। तो परचेज का और कोई लफड़ा नहीं है, आप बहुत ज्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करना मेरे को। अब बात रही आगे की, कि जो अगला ग्रुप है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम समझते हैं, यदि हम ट्रेडिंग बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग फर्म में हैं जहां खरीदते बेचते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट का मतलब है कि माल खरीदते वक्त हमने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए, जो हमारी दुकान तक आते आते में खर्चा हो गया, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, बंद हो गया। अच्छा, 1 घंटा ज्यादा हो गया क्या? ये 1 घंटे वाला सेटिंग है ना इसके अंदर। आज इसको पता है कि अरे आज संडे यार, रुको हाँ तो होता है ना सर, है ना, कितना पैसा बचाओगे? बचाने के बाद डाल रखा यार, क्या हो गया इसको? हाँ भैया, नहीं मुझे पेट में नहीं जाता। उस साइड से तो नहीं आता है, मुझे लगता है मेरे पैर हुई चलता है। चलो मैं इशू चलाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ थोड़ी इशू आ गई, इस वजह थोड़ा सा हल्का से रोका हूँ। तो मैं बात कर रहा था डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, है। सुनिए, एक्सपेंसेस किस प्रकार का है। मैंने बोला ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में बात कर लेते हैं पहले। दुकान तक पहुंचते पहुंचते जितना भी खर्चा किया मैंने, वो सब का सब डायरेक्ट। जैसे क्या क्या खर्चा हो सकता है समझिएगा। फ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड है। जब तक भाई मान चलिए कहीं से सामान खरीद रहे हैं, तो आते आते में लगेगा ना गाड़ी भाड़ा, तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, टोल इनवर्ड, टोल टैक्स लगेगा। और हो सकता है कि हमें बीच में एक एजेंट को कमीशन देना पड़े माल खरीदने के लिए, कभी कोई ऐसा होता भी है। तो यानी जब तक दुकान तक नहीं पहुंच रहा है सामान, उसके बीच का जितना भी खर्चा है वो सब के सब होंगे डायरेक्ट। और इसके बाद का जो खर्चा होगा, दुकान पहुंचने के बाद खर्चा होगा, वो सब होंगे इनडायरेक्ट। अब इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रेडिंग में पता नहीं क्या क्या लोग बेच रहे हैं, तो बस इतना ही समझिए, इसका 2 ही लेवल ही बना हुआ है जो पैरामीटर है, कि दुकान में आने से पहले का सारा खर्चा वो सब डायरेक्ट, दुकान में पहुंचने के बाद का सारा खर्चा इनडायरेक्ट। बस इतना ही समझिए।
तो ये कहानी पहले से ही पता है आपको कि जैसे ट्रेडिंग में हमने एग्जांपल लिया है कि ट्रेडिंग बिजनेस करा, वहां फ्रेट इनवर्ड आया, टोल टैक्स लगा, एजेंट को कमीशन दिया, वो सब डायरेक्ट है। यही सेम कहानी मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, क्योंकि भाई वहां से कच्चा माल आएगा, जैसे लकड़ी खरीदा, तो लकड़ी खरीदा तो वहां भी तो फ्रेट लग सकता है, टोल लगेगा, एजेंट को कमीशन दे सकते हैं, तो वहां भी सेम आएगा। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने बना रहे हैं टेबल, तो टेबल बनाने में हो सकता है कि किल नेल होता है ना, किल, या हो सकता है कि गम लगे, या हो सकता है कि फेविकॉल यूज हो, वो सारे खर्चे डायरेक्ट हैं। जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं हो जाता है, यानी जिस चीज को हम बना रहे हैं वो तैयार होते होते में जितना खर्चा हो गया वो सब होंगे डायरेक्ट, और इनके अलावा होगा इनडायरेक्ट। तो मैंने इसी बात को लेकर काफी एग्जाम्पल दिए हैं, जो घर में आप थोड़ा देख लीजिएगा किस तरह के एग्जाम्पल इसमें पुट हो रहा है और आपको यूज होगा। अगर थर्ड बात करें, सर्विस में बात करें, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर हम डिफाइन करें तो सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या बाय करते हैं तो हम खर्चा करते हैं। जैसे एग्जांपल तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ सेंटर पे फैकल्टी का मेन खर्चा हमारा होगा डायरेक्ट, क्योंकि बिना फैकल्टी का पढ़ नहीं पाओगे। बाकी चीजें ना भी हो थोड़ी देर के लिए चलेगा। एग्जांपल तौर पर लेते हैं कि नेट नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन वाले नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ठीक ऑफलाइन वाले पढ़ लेंगे। मान लीजिए लाइट नहीं है, सपोज, कोई बात नहीं, सर्दी का मौसम, आराम से गेट खोलो, रोशनी आने चालू हो जाएगी, लेकिन फैकल्टी नहीं रहेगा तो कैसे आप पढ़ेंगे? तो वो हो गया डायरेक्ट, बाकी सब हमारे लिए इनडायरेक्ट। उसी तरीके से अगर कोई कॉल सेंटर है तो वहां फोन का कनेक्शन नहीं है, तो वो हो गया डायरेक्ट, लेकिन हमारे यहाँ फोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, क्योंकि बिना फोन का भी कोई मतलब नहीं बनता हमारा, है ना। तो फैकल्टी हो गया एजुकेशन सेंटर में, फोन खर्चा हो गया कॉल सेंटर में, ऐसी डॉक्टर की बात करें तो हॉस्पिटल वाले में हो गया, बाकी सब इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट का कोई लिस्ट नहीं है, अनलिमिटेड है, बट डायरेक्ट आप समझ लीजिएगा, इनडायरेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सब इसमें दे रखे। तो स्लाइड जो बना रखे, शीट बना रखे हैं, वो आपकी स्लो मोशन में बना रखे ताकि क्लासेस को धीरे धीरे कर बढ़ाएं, लेकिन संडे क्लासेस है, थोड़ा समझिए फास्ट मोड में निकालने का तरीका। यहाँ आइएगा, हम बात करते हैं इधर पर्टिकुलर्स इनकम साइड में। यहाँ पर सेल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डिफाइन कर रहा हूँ। सेल्स से बात करिएगा तो समझिए, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, हम जिस चीज के लिए बिजनेस कर रहे हैं और उसमें जो पैसा आ रहा है हमारे पास, जैसे मान के चलिए मैं ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हूँ, तो हमारा मेन ट्रेडिंग का पैसा आ रहा है, वो हो गया सेल्स। लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई इनकम हमारी यहाँ जनरेट हो रही है, जैसे कि प्लेसमेंट का चार्ज हम लोग लेते हैं, हमारा प्लेसमेंट का काम नहीं है, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं खोल रखे है कि हाँ भैया बाहरी लोग आओ हम दे देते हैं, नहीं, हमारे अपने कैंडिडेट को देते हैं, वो भी अपनी इच्छा से, उनको इच्छा होता है तो, नहीं तो फिर वो कहते नहीं हमारा तो लग गया, हम तो बाहर से ले लेते हैं, हमें कोई इच्छा नहीं। तो हमारे इनडायरेक्ट नहीं, हमारा हो गया डायरेक्ट। समझिए, मतलब सेल्स में क्या है कि मेन हम बिजनेस यहाँ पर खोले हैं ट्रेडिंग के लिए, तो जो कैंडिडेट आएंगे ट्रेडिंग तो लेंगे, ट्रेडिंग लेंगे तो पैसे देंगे, लेकिन प्लेसमेंट जबरदस्ती हमसे लेंगे ऐसा नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बट हम अगर दे रहे हैं तो उसमें भी कोई मेहनत लग रहा है ना, उससे भी इनकम आ रही है, तो हमारा भी डायरेक्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे इनकम भी हमारे पास आ रहे हैं जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। भाई प्लेसमेंट करने के लिए मेहनत तो करना पड़ रहा है, पार्टी से कांटेक्ट करो, इंटरव्यू की तैयारी, बहुत सारी बातें जो आती है, तो वो हमारा डायरेक्ट इनकम आ गया। लेकिन इसमें क्या है इनडायरेक्ट में, कि बिना किसी मेहनत के, जैसे मान लीजिए IIM ने एक FD करा दिया, बैंक अकाउंट में FD हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। अब आज FD कराई है तो कौन सा हमें रोज में जाकर के बैंक में हाजिरी देनी है, ये ब्याज के लिए, समय बढ़ता रहेगा ब्याज मिलता रहेगा, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। समझ रहे हैं? ऐसे सेम समझिए कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर का मेन काम, जो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है उसका काम क्या है कि कमीशन पर बेचता खरीदता है प्रॉपर्टी को। जैसे आपका जमीन हमें बेचना है तो हम आपको बिकवा देंगे, पार्टी ढूंढेंगे, 2% कमीशन आपसे, 2% कमीशन उससे, ऐसा होता है ना। लेकिन साथ ही साथ आपने मेरे को एक मकान दिखाया कि सर इसको बिकवा दो, मैंने कहा हाँ बिकवा देंगे। इसके बीच में मैंने बोला चलो जब तक नहीं बिकता रेंट उठाते, आपने बोला हाँ ऐसा कर लो, तो रेंट का भी काम चालू कर दिया। लेकिन मेन काम नहीं है, जैसे रेंट पे लगाना होता है ना, 15 दिन का किराया लेते हैं वो कमीशन के तौर पे, वो मेरा मेन काम नहीं है, बट ठीक है क्लाइंट आ गया ले लिया, तो वो डायरेक्ट, मेहनत तो कर रहे हैं बट साइड काम है। यानी साइड बिजनेस इनकम है दैट इज द डायरेक्ट इनकम, मेन बिजनेस इनकम है दैट इज द सेल अकाउंट, और बिना किसी मेहनत का तो इनडायरेक्ट इनकम। अब इसको समझाने के लिए अब समझ में आ रहा होगा, बिजनेस कई कैटेगरी के ले सकते हैं। जैसे देखिएगा कि ट्रेडिंग में हमने साइड बिजनेस में क्या लिया है, यहाँ पर सेल्स में तो पता है कंप्यूटर बेचा तो सेल हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज बनाया बेचा सेल हो गया, सर्विस में जो मेन काम, जैसे हम ट्रेडिंग ले रहे हैं तो उसका ट्रेडिंग फी सेल हो गया। और डायरेक्ट के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया है कि मान लीजिए कि मैं ट्रेडिंग में एक कंप्यूटर बेच दिया,
तो कंप्यूटर ब्रांडेड बेच रहा हूँ समझते हैं, बट 1 साल बाद खराब तो होगा। 1 साल के बाद खराब होगा तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो बाजार में जाओगे। मैंने क्या किया, अपने यहाँ एक साइड में सर्विस सेंटर खोल दिया, अलग से नहीं खोला, दुकान के अंदर ही खोल दिया। और मैंने बोला कि बाहर से जो बनाओगे उससे अच्छा मेरे बना लो, लेकिन मेन बिजनेस नहीं है। आ गया तो कोई ठीक है, हम अपने ग्राहक आते रहते हैं, तो मेरा हो गया डायरेक्ट। लेकिन एक बाहर में रिपेयरिंग सेंटर खुला हुआ है, तो प्रॉपर रिपेयर सेंटर ही है, उसके लिए क्या हो गया, सेल हो गया, क्योंकि उसका काम ही वही है। तो समझिए, अगर मेन बिजनेस है तो सेल, साइड बिजनेस है तो डायरेक्ट इनकम। यही कहानी मैंने यहाँ भी की। सर्विस में मैंने अपना एग्जांपल लिया प्लेसमेंट का, और इनडायरेक्ट में मैंने लिया कि भैया जिसमें हमें कुछ करना नहीं, तो करना नहीं मतलब इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास, वो हमने कर लिया। तो ये समझाने की कोशिश किया, परचेज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई सवाल है खड़ा कर सकते हैं, लग रहा है कि अभी तक समझ में नहीं आया तो। बाकी एक्सेल शीट एक बार देख लीजिएगा, संडे क्लासेस से थोड़ा सा निकाल रहा हूँ उस हिसाब से कि आप लोग टैलेंटेड हैं, और हैं ही बिल्कुल, नहीं तो बनी यहाँ। अब यहाँ ये जरा बताते हैं, ये रूल को फिर से लिखा है, शायद कोई किसी ने पूछा होगा सर रूल फिर बता दो, मैंने फिर लिख दिया होगा। ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट कर, वही है कहानी, फिर रिपीट कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़े, अगर कोई सवाल नहीं है तो चलिए हाँ बढ़ते हैं। तो अब चलता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं, पता है, लायबिलिटी और असेट। पहले डिफाइन करते हैं कि लायबिलिटी होता क्या है। अच्छा पहले डिफाइन करते हैं कि कभी कभी ना इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लेता है कि एक्सपेंसेस क्या होता है समझाइए, हैं इनकम क्या होता है समझाइए। आज तक समझ में आता है कि एक्सपेंस तो जानता हूँ खर्चा है, इनकम आय है, क्या होता है तो समझते हैं। एक्सपेंस का मतलब है कि जो हमारे जेब से चला गया वापस नहीं आएगा। जैसे हमने गाड़ी भाड़ा किसी को पे कर दिया, भाई नेहरू प्लेस से मुझे माल यहाँ बदरपुर में मंगवा लिया मैंने, तो नेहरू प्लेस से बदरपुर लाया गाड़ी वाले ने, हमने उसको पैसे दे दिए, क्या वो वापस कभी आएगा? नहीं, तो वो मेरा खर्चा हो गया। चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग बात है, बट खर्चा हो गया, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। यानी कोई भी रकम हमारे जेब से निकल जाए और वापस ना आए, वो एक्सपेंसेस। और इनकम किसे कहते हैं? जो हमारे पास आ जाए, चिपक जाए हमसे, और वो हमारा छीनने का अधिकार किसी को ना हो, वो इनकम। जैसे अगर आप नौकरी करिएगा, 30 दिन के बाद सैलरी मिलेगी, तो क्या सैलरी को छीन लेगा आपसे? नहीं, ठीक, तो वो आपकी इनकम हो गई। और छीनेगा तो बहुत मारोगे, ठीक है, तो वो हो गया आपका सेल्स, यानी वो इनकम होगी, उसे इनकम बोलते हैं। कोई भी हमारे पास चीजें आ जाती हैं, वो दोबारा कोई किसी को लेने का अधिकार नहीं है, वो इनकम। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। लग रहा है दायित्व, कोई भी चीज हमारे पास पैसा आ गया, बट कोई दूसरा लेने वाला भी खड़ा है, कहता है कि ये मेरा है, तुम्हारे पास आ गया मुझे दो, लायबिलिटी। जैसे अगर आते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में बात करते हैं, जैसे आप जीएसटी जानते हैं, आउटपुट, आपने बिल पर लगा दिया जीएसटी, तो जीएसटी आपके पास आ गया ग्राहक से, बट जीएसटी है किसका? गवर्नमेंट की, तो आपको देना होगा। आया तो है आपके पास सेल के साथ, सामान के साथ जीएसटी आ गया, बट किसको दोगे? सरकार को, तो आपकी लायबिलिटी होगी। यानी लायबिलिटी वो रकम है जो हमारे पास आ जाता है, बट अपना नहीं है, वो अगेन मुझे किसी को देना है, वापस करना है, तो लायबिलिटी। कोई भी चीज देख लीजिए, कैपिटल है मालिक को देना है, लोन है बैंक को देना है, क्रेडिटर है पार्टी को देनी है, टैक्सेस है सरकार को देनी है। असेट्स, असेट मतलब वो कोई भी चीज जो हमने किसी को दिया और फिर हम उससे लेने का राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोन, हमने किसी को लोन दिया, लोन एडवांस दिया मैंने किसी को, तो पैसे एडवांस पे दिए, तो हम उससे लेने का अधिकार रखते हैं। मैंने माल बेचा, मैंने दिया, तो उससे पैसे लेने का अधिकार रखते हैं। बैंक में पैसा रखा, तो हमारा पैसा लेने का अधिकार रखते हैं। इन्वेस्टमेंट किया, तो हम उसे बेच कर पैसा लेने का अधिकार रखते हैं। तो जो हमारे पास पुनः आने वाला चीज है असेट, और पुनः जाने वाली चीज है लायबिलिटी। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करना। हम इधर बात करते हैं, ग्रुप समझाने की कोशिश कर रहा था, कैपिटल रिजर्व लोन्स के बारे में हम बता रहे थे, ये क्या होता है जरा समझते हैं। इसके लिए शीट नंबर 4 देखिएगा, शीट नंबर 4 को हम डिफाइन कर रहे हैं। पहली बात हमने समझा दिया कि लायबिलिटी क्या होती है, और अब समझाते हैं कि कैपिटल क्या होता है। मालिक का जो पूंजी है, मालिक ने जो पैसा लगाया, उसे कैपिटल बोलते हैं। और मालिक कितने प्रकार के हैं, इसको समझने के लिए पहले पेज पे हम आते हैं, यानी कि इसमें स्लाइड में पहला नंबर पे प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। प्रोप्राइटरशिप फर्म में मालिक एक होता है, जैसे मान लीजिए राकेश, तो हमने बनाया राकेश कैपिटल, वो हो गया आपका कैपिटल अकाउंट।
पार्टनरशिप फर्म में 2 या 3 मालिक हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, राकेश, सुरेश, महेश। तो राकेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, महेश कैपिटल। हाँ बोलो बोलो, आ जाओ। तुम्हारा क्लियर सारे कैसे? और बाकी है क्या? और है बाकी? चलो मैं देख लूंगा, फिर फोन बता दूंगा, ठीक है? मेरे कॉल कर लेना, ठीक। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकेला मालिक बिजनेस, तो जो राकेश कैपिटल हो गया, यहाँ राकेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, महेश कैपिटल। बट कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों लोग मालिक होते हैं, तो वहां पर आप राकेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे सुरेश सॉरी क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। आप वहां बनाएंगे लेजर शेयर कैपिटल का, यही बताना चाह रहे थे। तो इसे समझाने के लिए यहाँ आइएगा, तो यहाँ लेके चलते हैं। देखिए कि ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, बट कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल। अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसको करिएगा कैश डेबिट सुरेश कैपिटल क्रेडिट, इस नाम से बनाएंगे। यही मेन बताना था मेरे को। और आपको मालूम है कि पैसा आता है तो बैंक डेबिट करते हैं और ए कैपिटल क्रेडिट करते हैं ऑलरेडी पहले से। तो मैंने इस एग्जांपल को भी कैपिटल के बारे में यहाँ पर दे चुका। अब यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। वो क्या होता है? देखिए मैंने पहले कहा रिजर्व, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मालिक का जो पूंजी लगा हुआ है उसे प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट मालिक के पास जाता है और मालिक को नहीं अगर बांटती है कंपनी, कहती है कि कंपनी में रहने दो, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। और रिजर्व हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि एक तरह का मालिक को न देकर फिलहाल हम अपने पास रख रहे हैं, देना तो पड़ेगा इसलिए। तो वही रिजर्व के बारे में मैंने यहाँ बोला। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से ग्रुप है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। बड़ा टिपिकल चीज है रिटेन्ड अर्निंग्स, पूछते हैं, यानी वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है और ओनर अपने पास, मालिक अपने कंपनी अपने पास रखी है फ्यूचर में देने के। तो मैंने वही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा कि 10,000 की प्रॉफिट है, वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल बात है, सुनिए यहाँ पर कि रिजर्व, चूंकि वही अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, पीएल अकाउंट एक जो दायित्व है, लायबिलिटी है, उसको डेबिट करके घटाना है मेरे को, और जनरल रिजर्व क्रेडिट है, क्योंकि लायबिलिटी है, बढ़ाना पड़ेगा। इधर जितनी भी आप देख रहे हैं पार्ट, वो लायबिलिटी है, यानी जितने भी बैलेंस है वो सब बढ़ाएंगे तो सीआर करेंगे, इधर क्या करेंगे आप, डीआर करेंगे। तो ये आपको ऑलरेडी रूल से ही पता लग रहा होगा, तो उस लिहाज से मैंने यहाँ घटाया बढ़ाया, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना था। क्लियर? अब हम बात करते हैं लोन्स की तरफ। लोन लायबिलिटी मतलब समझ ही रहे होंगे कि हमने लोन, हमारी कंपनी ने लिया, जो देना है मेरे को वापस करना, उसे लोन लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन दो पार्ट में, अगर जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट में गिरवी रखी, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड, और अगर गिरवी बिना लोन मिल गया तो अनसिक्योर्ड। तो सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि लोन लिया, तो हम क्या करते हैं, भैया लोन लिया तो बैंक बढ़ गया हमारा, लोन फ्रॉम एचडीएफसी क्रेडिट, बट इसको लोन फ्रॉम एचडीएफसी क्रेडिट कर तो दिया मैंने, बट हमें ये देखना है कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। ये डिपेंड करता है कि गिरवी रख के लोन लिया या नहीं। गिरवी रख के लोन लिया तो सिक्योर्ड होगा, और गिरवी रख के नहीं लिया तो अनसिक्योर्ड होगा। लेजर वही रहेगा, बट आपको देखना है कि हमारे बैंक में जो पैसे आए हैं वो गिरवी के अगेंस्ट आया है तो सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में जाएगा, और बिना इसको, और जानकारी अगर नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो यहाँ ले लीजिए लोन लायबिलिटी। यानी ये मेन ग्रुप है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इनके बदले में ये बना सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। कंफ्यूजन में ये नहीं कि टॉस कर लेते हैं, सिक्योर डाल दिया, तो टॉस नहीं करना भाई, आपको इसके लिए बने हुए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अगला है जी बैंक ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, यानी करेंट अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ उससे ज्यादा पैसे निकाल लिया आपने बैंक की तरफ से, तो वो ओडी में चला जाता है। तो ये बैंक के साथ पहले कांटेक्ट करना पड़ता है कि सर ओडी हमें चाहिए 1 लाख 2 लाख का, तो उसके अगेंस्ट हम गिरवी रखवाते हैं, या जो भी है अपना उनका प्रक्रिया है करवाएंगे, ओडी बन जाती है। तो समझिए पहले वो अगर पैसा हमारे एसबीआई में भरा हुआ था तो बैंक अकाउंट था, और जैसे ही मेरा माइनस में चलने लगा, आप ग्रुप बदल दो, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब माइनस में ज्यादा रहा, ओडी में भेज दीजिए, क्योंकि ऐसा होता रहता है बैंक को, बड़ी बात नहीं है कि पहले बैंक में पैसा था प्लस 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 बैंक अकाउंट, माइनस आने लगा, ओडी। और बैंक ओडी और बैंक ओसीसी, ओसीसी का फुल में अदर कैश क्रेडिट। टैली में जब आप ग्रुप देखिएगा तो दोनों सेम बना रखा है। देखिए यहाँ देखिएगा बैंक ओडी घूमता हूँ मैं, बी फॉर बैंक होता है, कहीं है देखिएगा, यहाँ देखिए बैंक ओडी, ओसीसी नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे आप ओसीसी यहाँ देखिएगा। मतलब बैंक ओडी और बैंक ओसीसी बोथ आर सेम नेम, मतलब इसका एलआईसी का मतलब हो गया सेम नेम, इसका मतलब दोनों का नेचर सेम है। तो फिर अलग क्यों बनाया? अलग इसलिए मैंने लिखा है कि कभी कभी ओसीसी अकाउंट खुलवाने के, ओसीसी अकाउंट में क्या होता है कि बैंक से हम पहले बोलते हैं कि भैया मेरे पास पैसे वैसे नहीं है,
हम उधारी खाएंगे आपसे। जैसे कि आपके पास जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, उसका क्या मतलब है? क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि थोड़े ना बैंक में कोई खाता खुला रखा है, आपके पास कार्ड है, उधारी है, आप कुछ भी खरीदना सामान चाहो खरीद लो उतने पैसों तक, बाद में पेमेंट कर देना। यही कहानी यहाँ भी है कि बैंक में जीरो बैलेंस से खुल जाता है खाता, अब फिर मजे से आराम से खर्चा करिए या किसी को पेमेंट करना करिए, पैसे फिर बाद में दे दीजिए। उसको बोलते हैं ओसीसी अकाउंट, उतने दिन का ब्याज लग जाता है। लेकिन ओडी में ऐसा नहीं होता। ओडी में एक्चुअली खाता खुलता है बैंक के नाम से जो प्लस होता है, लेकिन कभी कभी मजबूरन बस वो माइनस में चले जाते हैं, वो सब ओडी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये थी आपकी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बैंक ओडी बैंक ओसीसी अकाउंट। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटी के बारे में। देखिए मैंने बोला करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो लंबे समय के लिए, जैसे लोन लिया, मान लीजिए एक गाड़ी के लोन ली 4 साल 5 साल चलेगा, मकान का लोन लिया 10 साल भी चलेगा। लेकिन अगर 1 साल के अंदर अंदर लोन खत्म करना है तो वो होगा करंट लायबिलिटी, या 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट किसी को करनी है, जैसे सैलरी बकाया देना है, रेंट देनी है, लोन देना है शॉर्ट टर्म का, तो वह करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लेकिन इनके 3 पार्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर, ड्यूटी टैक्सेस एंड प्रोविजन। सन्ड्री का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, जैसे हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं हम बोल सकते हैं सन्ड्री मैन है, सन्ड्री पर्सन है। और क्रेडिटर का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे हमने उधारी लिया है और वापस करेंगे, लायबिलिटी साइड है ना इस वजह से। और कोई भी हो सकता है, जैसे मकान मालिक भी सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है, हमारा एम्प्लॉय भी सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है। एम्प्लॉय का अगर पैसा उधारी खा रखा हमने, जैसे नौकरी पे रखा, मैंने पैसे नहीं दे रहे हम उसको फिलहाल, वो भी मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कोई भी हो सकता है जिसका मैंने पैसे उधारी खा रखे हैं, मुझे पेमेंट करनी, वापस करना है, तो ये होता है क्रेडिटर। अब इसको समझाने के लिए एक्सेल शीट पे मैंने इसको लिया है, जो कि एग्जांपल के तौर पे देखिएगा। लायबिलिटी में क्या है, सैलरी पेबल का एग्जांपल लिया है, और सन्ड्री क्रेडिटर के एग्जांपल में रेंट का ड्यू लगा दिया है कि रेंट खर्चा हो गया, और मकान मालिक वाई था तो वाई हो गया कि क्रेडिट हो गया, ये हमने इसमें डाल दिया। अब अगला है ड्यूटी एंड टैक्सेस। समझिएगा कि ऐसे कोई भी टैक्सेस जो कि हमारे पास आ गए, जैसे टीडीएस हम किससे काट लेते हैं, टीडीएस काटते हैं कि मतलब पैसा थोड़ी मेरा है, हमने तो काट कर रख लिया, सरकार को देना है, तो लायबिलिटी हो गई। हमने जीएसटी वसूल लिया बिल के ऊपर, सरकार को देना है, तो ऐसे कोई भी टैक्सेस जो हमारे पास आ गई है और सरकार को वापस करना है हमें, वो ड्यूटी एंड टैक्सेस कहलाता है। अब एग्जांपल के तौर पे सेल की एंट्री करिए, तो जानते तो वही सेल की एंट्री, भैया पार्टी डेबिट होती है, जीएसटी आउटपुट क्रेडिट होता है, सेल क्रेडिट होता है, तो ये आउटपुट को मैंने एग्जांपल लिया। तो देखिए अभी थोड़ा फास्ट मोड में निकाला ग्रुप को, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए, पूछिए जरा कुछ दिक्कत है तो। और इसके एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन इतना फास्ट घर पे मत पढ़िएगा, घर पे इसको थोड़ा टाइम लगाइए, 7 दिन का कोटा है, और एक एक एग्जांपल को पढ़िए अंदर में घुसकर, किस प्रकार से लिखा गया है, क्या किया गया है, और मेरे से पूछिए, क्योंकि अब जो बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सैलरी कम से कम 50,000 60,000 करने वाला बताता हूँ। एक अभी लड़की का जॉब लगा है 45,000 की, यही की लड़की, उसको 1 घंटा से ज्यादा प्रोविजन पे एंट्री पूछते चले गए, सिर्फ एक छोटा सा शब्द प्रोविजन, 1 घंटा से ज्यादा सवाल किया और हर सवाल का जवाब देते गई। ऐसा क्या है इसके अंदर? इसीलिए बहुत खतरनाक चीज है, इसे मैं नेक्स्ट संडे का प्लान कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा है। तब तक बर्डन नहीं दूंगा, तब तक आप ऊपर के क्लियर करिए जो छोटा छोटा चीज था। ये आपका टास्क रहा, मतलब एक्सेल शीट पे जो एग्जांपल है उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ये भी आपको टास्क दिया। और साथ ही साथ मैंने एग्जांपल के तौर पे ये दिया, घर पे इसको करना है, तो पूरा कंप्लीट करिए इसको। कंफ्यूजन होता है आप बीच में भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और क्लासेस लेते हैं तो आगे पीछे पूछ सकते हैं मेरे से कभी भी। और बाकी में नेक्स्ट संडे का प्लान हमारा रहेगा प्रोविजन का, पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे प्रोविजन की तरफ। ठीक है, सेम टाइम 1:30 PM पे क्लासेस करेंगे। कुछ पूछना पूछिए, बहुत टाइम है अभी तो, 3:30 तक प्लान है हमारा, बस पूछें जरा। ऐसा कुछ लग रहा है किसी भी ग्रुप के बारे में जो बताया मैंने ऐसा एक्सप्लेन करने का? नहीं ना रोशन, कुछ ऐसा लग रहा है? नो सर, ठीक है, चलिए ठीक है, रखता हूँ फिर, आप उसको पढ़िए क्योंकि ये भी कटने वाला है। ओके, बाय बाय।